वेलकम फ्रेंड्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट को वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर। अब बार बार बुक पढ़ने की अपनों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी ल्यूसेंट का निचोड़ है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ल्यूसेंट हिस्ट्री की सीरीज पार्ट 3 है। तो जैसा कि कोट पे आपके सामने लिखा है, अब इधर उधर क्यों जाना जब सब कुछ एक जगह ही मिलते हो। आप चैनल पे जाके और भी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर अपन अब करेंगे। जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी मैंने आपको पूरा वायसराय, गवर्नर जनरल सब कुछ बता दिया। अब उनसे रिलेटेड एक मिक्स अप क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि अगर एक आध क्वेश्चन छूटा है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने चैम्सफोर्ड वगैरह के बारे में नहीं करा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में नहीं कहा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करा था। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि वो हम आगे अपने क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि उनसे सीधा क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन देखो, मैं इस तरीके के जो आपके सामने हैं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी मैं आपको इतने करवा दूंगा कि आप ऐसे कह देंगे कि ल्यूसेंट तो ल्यूसेंट, आपके सारे प्रीवियस ईयर सब कुछ कवर हो जाएंगे और आपको दोबारा बुक उठानी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अब मैं आपको बताऊं वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, क्या आप लोग बता सकते हैं? जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अंग्रेज था जिन्होंने प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। याद रखेंगे, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेज ने करी थी 1800 ईस्वी में। इतना और याद रखें आप। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 में आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कौन सा एक एक्ट बनाया था, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन गए हैं उनमें साफ साफ मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे हमारे पहले तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इतना ही नहीं, इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी 1835 में। और इन्हें क्यों शिक्षा सुधारों का जनक माना जाता है भारत में? क्योंकि इन्होंने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और मैकाले कानून पारित करा। इसलिए याद रखेंगे, इन्होंने शिक्षा में काफी सुधार करा था भारत में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अभी बताया आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था 1835 में। बिल्कुल याद रखनी है चीजें। बालिका हत्या, एक चीज अब और आ चुकी है कि बालिका की हत्या मतलब लड़कियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था 1830 में। ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मैं आपसे कहूं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता क्यों बोला गया है? किसको? लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को। लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया है, क्योंकि इससे पहले क्या था, प्रेसों पर काफी प्रतिबंधित थी, प्रेस काफी प्रतिबंध थी। उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने तो मुक्त कर दिए चार्ल्स मैडकॉफ ने। पर जो लॉर्ड लिटन थे, जैसा कि अभी इससे पहली वाली मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया कि जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करा और उससे क्या हुआ, प्रेसों के ऊपर बहुत प्रतिबंधित हो गए। वो कुछ राष्ट्र विद्रोह में नहीं बोल, मतलब राष्ट्र के हित में नहीं बोल सकते थे। हाँ, उनके लिए तो विद्रोह हुआ, हमारे लिए हित हुआ, तो राष्ट्र के हित में नहीं बोल सकते थे, अंग्रेजों के विद्रोह में नहीं बोल सकते थे। इसके तहत पहला राष्ट्रवादी जो अखबार आया था उसका नाम मैंने आपको अभी बताया था। चलिए अभी आ जाएगा आपके सामने क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। तो आपको याद रखना है, लगाया किसने था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, पारित करा था लॉर्ड लिटन ने और हटाया लॉर्ड रिपन ने। इस बात को याद रखेंगे। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, अभी पढ़ाया है जस्ट। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के उपज का 50% वसूला जाता था? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कितनी खतरनाक थी। हम तो आज के टाइम में जी रहे हैं, वरना 50% तो ले जाते थे वो लोग। देखिए, नरबली प्रथा आपसे मैंने बता रखा है, किस गवर्नर के काल में अंत हुआ था नरबली प्रथा का? अब देखो यहां पर आपका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो इस बात को याद रखेंगे कि नरबली प्रथा का जो अंत हुआ था आपका, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको,
नरबली प्रथा का अंत मैंने आपको बताया था, नरबली प्रथा का बताया मैंने आपको, नरबली प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। मतलब इन्होंने बताया था कि भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति जा रही है उसने किन्होंने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उनका चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, मतलब उसमें एक भारत की तरह से सदस्यता लेनी चाहिए थी इन्होंने। भारत में जो टेलीग्राफ लाइन थी वो भी कलकत्ता और आगरा के बीच में बिछाई गई थी और शुरू करी गई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में लगी थी। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ? भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका? शायद 1757 में हुआ था और अलीनगर की संधि पर यह समाप्त हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था आपका। इसके बाद अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस बात को याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली थी। बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल पटरी बिछाई गई थी और जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, ये बस आपका एक पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे जॉर्ज क्लार्क। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। याद रखेंगे, जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली आई थी उसे जमींदार को फायदा हुआ था, किसान को नहीं। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभ आरंभ? बताओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लगाया था। अब इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा देखो है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में हुई थी, जिसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया कि 50% कर देना पड़ता था फसल का। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में लागू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम सबसे ज्यादा बिहार में होती थी, इस बात को याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? जो वस्त्र उद्योग था वो खत्म हो चुका था बिल्कुल। वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, मतलब तट पे बहुत ज्यादा कर लगता था। इस वजह से जो वस्त्र उद्योग था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। जो नील कृषक थे, देखना, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है एक नील दर्पण। इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। बहुत बुरी हालत हुई थी। जो नील कृषक थे उनके बारे में क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ेंगे तो देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में, कहवा के। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखो 1872 में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल था, परंतु शायद उस वक्त मैंने गड़बड़ ये देखी होगी शायद कि जो 1872 से पहले लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, तो क्या पता 1872 में जब अगर वो जनवरी फरवरी में हो गई हो और उनका कार्यकाल मार्च अप्रैल में आया हो, तो ऐसे मान सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को यहां से करेक्ट कर लेंगे, वहां पर शायद अगर गलत हो तो, कि अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और जो रिपीट हुई थी, जो रिपीट शुरू कर दी थी, ये पहली बार तो 1872 में हुई थी, उसके बाद 1881 से लगातार होने लगी। तो अब आपने ये देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसे देखिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत? 89%। भारत में किन राज्यों, याद रखना, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक।
अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था सबसे पहली मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में, और लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ था। याद रखना है, इस बात को कोई स्टूडेंट नहीं भूलेगा। भारत में सर्वप्रथम इस्पात का उत्पादन 1913 ईस्वी में हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का आरंभ 1924 में हुआ था। तब से रेल बजट अलग ही है बिल्कुल। याद रखना है, भारत में दो प्रकार के बजट निकलते हैं, एक तो भारत का बजट निकलता है, एक रेल का बजट। रेल बजट बिल्कुल अलग निकलता है, 1924 से इसे अलग कर दिया गया था। भारत में जो विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ लॉर्ड मेयो ने किया था, जिनकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, हत्या करी गई थी, मृत्यु क्या अंडमान में एक अफगान ने करी थी, याद रखेंगे। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी अजमेर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका था? यह कथन था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमारे थोड़े स्वतंत्रता सेनानी वगैरह भी आने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं चाहता हूं आपके दिमाग में हर चीजें सेट हो। वैसे तो एक स्ट्रेटेजी ही चल रही है, अभी मैं आपको साम्राज्य जो पूरा है, जिनके बीच में सब कुछ आएंगे, वो सब भी पढ़ाऊंगा आपको। मिक्सअप क्वेश्चन लेके चलूंगा ना, तो आपको हर चीज ऐसी सेट हो जाएगी दिमाग में। जितना आपने बुकों में नहीं सीखा, उतना आज आप इन वीडियोस से सीख लेंगे, इस बात की गारंटी है। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ये एक से दो बिक का नहीं, ये हर जगह का एक मिक्सअप है। किस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ल्यूसेंट बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन लिखे तो होते हैं, परंतु आप निकाल नहीं पाते। तो अब देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं इन्हें। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में शुरू हो गई थी। आधुनिक उद्योगों की, भारत में जो रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्कस ने दी थी, याद रखेंगे। भारत में पहली बार पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में, रिसरा बंगाल में। इस बात को याद रखेंगे कि भारत में पहली बार जो पटसन मिल हुई थी, कहां पर स्थापित हुई थी? रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम जो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी आपकी बिहार में। ये कुछ इस्पात हैं जो आपको याद करने बहुत जरूरी है। लौह इस्पात बिहार में हुआ था और पटसन बंगाल में हुआ था, बस इतना याद करना है। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन, देखो कराची इस वक्त पाकिस्तान में है, परंतु पहले पाकिस्तान कुछ नहीं था, भारत का एक हिस्सा था। पर हमारे 1947 के बाद वो दो भागों में बट गया। भारत हिंदुस्तान, जो हमारा भारत था वो दो भागों में बट गया, एक किस में चला गया? पाकिस्तान, और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन गई और हिंदुस्तान एक, मतलब ये एक तरीके से कम्युनल है, मतलब यहाँ पर सर्व धर्म माने जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन थे 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को आप नहीं भूलें, याद रखेंगे। जो कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि भारत के यूनिटी मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने सारी रियासतों को मिलाकर के भारत का भारत बनाया था, याद रखेंगे। पहले भारत नहीं था, पहले ये बहुत रियासतों में बटा था। जब अंग्रेज चले गए तो ये बहुत रियासतों, भोपाल अलग रियासत थी, और ये हैदराबाद अलग, यहाँ पर निजाम हुआ करते थे। बिहार में अलग था, उड़ीसा अलग था, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का जो विवाद चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर नहीं जा पाए, और मतलब ऐसे ये मामला यूएन तक चला गया, पाकिस्तान यूएन तक ले गया, और इस वजह से काफी दिक्कत आई। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली थी 1833 में, याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है, याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम। 1938 में 43वां क्वेश्चन देखिए। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। आपको मैं एक बात बता दूं, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो भी लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। क्वेश्चन के साथ मैं आपको रिवीजन कराते रहता हूँ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, इस बात को आप याद रखेंगे। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी और 1872 में ही याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा में पड़ा था भीषण अकाल। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। आगे चलते हैं। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था और याद रखेंगे इसके जो सबसे पहला इनका जो वो था संपादक था कौन था? जेम्स ए हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद याद रखें, गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद करा था वो विलियम विलिकंस ने करा था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच में बनी थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय BHU, बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी BSU, एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। इनके संस्थापक थे जोनाथन डंकन और प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। याद रखेंगे उन्होंने क्या करा? जो डलहौजी थे उन्होंने एक तो नीति अपनाई थी व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत अपनाई थी और इन्होंने अवध को क्या कहकर के मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य में कि यहां पर अब मतलब प्रशासनिक अव्यवस्था है, मतलब व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड्स अब आपके ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ जहां पर क्वेश्चंस की बौछार होने वाली है आप लोगों के लिए। और क्वेश्चंस आपने अब तक देखे होंगे, सारे क्वेश्चन एक से रिलेटेड एक हैं, एक पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब मैंने आपको लगभग सारे जितने भी हमारे वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल जितने थे उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आपको इनके मिक्सअप में क्वेश्चन आगे लेके चलूंगा और जो हमारे शिवाजी थे, मराठा साम्राज्य और जो भी हमारे दक्षिण में साम्राज्य थे इनके मिक्सअप क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक जो मैंने पढ़ा है उनमें थोड़े से उनके संस्थापक और वो और पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आपकी रिवीजन भी हो रही है और क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन से बोर कभी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस रिपीट का मतलब होता है आपकी रिवीजन हो रही है। तो इसमें आपके रिवीजन, इन क्वेश्चंस में आपकी रिवीजन देखना मैं 2 से 3 बार भी करवा दूंगा, कई क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम। इस बात को आपको याद रखना है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने करी थी। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पॉवेल ने करी थी। याद रखना है, स्काउटिंग की स्थापना वेडन पॉवेल ने करी थी। सोरोन लोवेन USA में है का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। ये 2-4 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके सीधा वंश स्थापित आ जाएंगे, वंश की स्थापना वगैरह। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे। महाप्रायण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल आपके रेलवे और SSC में। तो महाप्रायण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए हमारा देखो, सबसे पहले अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नाग भट्ट प्रथम ने करी थी। यहां से आपके सारे स्थापना संस्थापक जो भी थे सारे वो सारे कवर हो जाएंगे। गहड़वाल वंश चंद्रदेव। चौहान वंश वासुदेव, चौहान वंश के थे वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक थे उपरेंद्र राज। चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक जी महाराज, याद रखेंगे। सोलंकी वंश जो गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश गुजरात में था, मूलराज प्रथम। गजनी साम्राज्य, गजनी अल्पतगीन, याद रखेंगे। गुलाम वंश मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैं आपको खिलजी वंश की बता चुका हूं, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। हाँ, सैयद वंश के आपको नहीं पढ़ाया था तो आप देख लीजिए, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। अगला देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी। अगला देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने।
याद रखेंगे। और बहमनी राज्य की स्थापना करी थी हसन गंगू ने। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का भाइयों ने करी थी और बहमनी राज्य की हसन गंगू ने करी थी। मुगल वंश का आपको पता है जहीरुद्दीन बाबर। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। ये तो आपको कोई बड़ी बात होगी नहीं। इन्हें शेरशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचपन में इन्होंने शेर को अपनी तलवार चाकू के एक वार से मार दिया था, इसलिए इन्हें शेरशाह सूरी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे आपके शिवाजी, जो अब हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आखिरी में क्यों पढ़ा रहा हूं मराठा साम्राज्य को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका अंग्रेजों का भी मिक्सचर आ जाता है और फिर आपके एकदम से क्या शुरू हो जाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि मराठाओं ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी थी। तो ये सब मैं आपको एक साथ मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने करा था, जो कि औरंगजेब का भाई था और ये किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। ये बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। इन्होंने फारसी में अनुवाद करा था 4 बहुत बड़े बहुत बड़ी हिंदू की बुकों का। पहली थी भागवत गीता, दूसरी थी योग वशिष्ठ, तीसरी उपनिषद और चौथी रामायण। इन चारों का फारसी में अनुवाद करा था, याद रखना है आपको। धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। मैंने कहा था ये दोनों भाई थे, ये दोनों गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ये बहुत क्रूर राज्य था, इन्होंने अपने राज्य में गाना बजाना तक बंद कर दिया था। ये बिल्कुल जो किताब होती है मुस्लिमों की उसको मानते थे। इस बात को आपको याद रखना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हमारे वीर शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे, एक चौथ था और एक सर देशमुखी था। इन दोनों करों को याद रखना है आपको। लंपट मूर्ख जहादर शाह को कहा जाता है, जो कि मुगल वंश से थे। लंपट मूर्ख जहादर शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है, याद रखना है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह था और भारत का नेपोलियन मैं आपको बता चुका हूं कौन है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। इस क्वेश्चन को बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे अपने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ करा था गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी, याद रखेंगे 1800 ईस्वी में। भारत में अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने कौन से कॉलेज की स्थापना करी थी? याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने करी थी कलकत्ता कॉलेज की स्थापना, याद रखना है। और पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने ही करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? व्यपगत सिद्धांत। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड मेयो ने। अच्छा, लॉर्ड मेयो से संबंधित मैं आपको 3 से 4 बातें और बता देता हूं। लॉर्ड मेयो इनकी मृत्यु भारत में इनके शासन के दौरान हो गई थी, जब ये भारत के वायसराय थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या करी गई थी। किसने करी थी? एक अफगान था, एक अफगानी व्यक्ति था, उसने इनकी हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, इनको भारत में जनगणना कराने का पहला व्यक्ति माना जाता है कि 1872 में इन्होंने अपने शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन। अच्छा, मैं आपको बता दूं लॉर्ड रिपन ने क्या क्या काम करे थे, रिपीट करवा देता हूं। लॉर्ड रिपन ने एक तो क्या करा था, वो जो प्रेस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, एक तो उसको हटवा दिया था, याद रखना है। लगवाया था लॉर्ड लिटन ने और हटाया था लॉर्ड रिपन ने, इस बात को आपको याद रखना है। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 से लॉर्ड रिपन ने शुरू करी थी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ये याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखो, अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एक ये क्वेश्चन बच रहा था जो आपने नहीं सीखा होगा। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद की बात हो रही है, जब हम आजाद हो गए थे, हमारा देश आजाद हो गया था, तब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो और बता देता हूं। वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। हुआ तो वो क्वेश्चन आगे आपके जरूर आएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, रामतनु पांडे किसका नाम था ये बता दीजिए मेरे को। रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी। याद रखना है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम था हंसराज। मेवाड़ में जो भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने करा था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की ओर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को ईस्वी में हुआ था। इसमें किसी ने भाग नहीं लिया था। इस बात को याद रखेंगे कि पहला 1930 में हुआ गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 1930, 1931 और 1932। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? जी हाँ, तांबे का। आप में से कोई ये ना सोचे कि लोह का प्रयोग करा था। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करा था। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल उगाई थी? धान की, यानी चावल की खेती करी थी। इस बात को आप याद रखेंगे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। भारत का भूगोल लिखी है टॉलमी ने। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। कितनी बड़ी बात है, वो हिटलर जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। याद रखेंगे इस बात को। और कोई भारतीय क्या, और कोई मतलब कहा जाता है कि मतलब भारतीयों का रंग भी थोड़ा ब्लैक होता है, इस वजह से, और हिटलर को ब्लैक रंग पसंद नहीं था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो है ना, कोई भी भारतीय क्या, कोई भी बंदा उनके सामने खड़े होने से डरता था। सिर्फ मात्र सुभाष चंद्र बोस अकेले जाकर के एडोल्फ हिटलर से मिलके आ गए थे। तो सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। अर्धनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? ये था बारदोली सत्याग्रह। वहां पर सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला था। याद रखेंगे इस बात को। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं अपने साम्राज्यों की ओर, जहां पर आपको और आनंद आएगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि अब मैंने आप लोगों का इतना अच्छा बेस तैयार कर दिया है। वहां से बेस मजबूत ही नहीं, उस लेवल तक जाएगा जहां तक मैं जानता हूं कि आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, जैसे मेरा क्लियर हुआ है। तो अब चलते हैं अपने बेस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप लोगों के सामने मराठा साम्राज्य आ चुका होगा, तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं बिल्कुल प्यार से कि देखो, सबसे पहले था सल्तनत काल, जिसके अंदर आया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये इंपॉर्टेंट थे वंश, जो मैंने आपको थोड़े थोड़े इनके बारे में बता दिया। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े थोड़े करवा दिए, बचे हुए और करेंगे अपन। खत्म अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। पर इस वीडियो के अंत में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। तो उसके बाद आता सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद आया आपका सूफी आंदोलन, जो सूफियों ने आंदोलन करा। फिर उनके बाद आया भक्ति आंदोलन, फिर मुगल साम्राज्य, जो भी मैं आपको करवा चुका हूं। अब आता है मराठों का उत्कर्ष, और फिर आएगा आपका सिख और अंग्रेजों के बीच में जो भी युद्ध हुआ था। देखो, अभी आप ये ना सोचें कि मैं मुगल साम्राज्य जो था उसके सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी क्या है ना, मैं आपको थोड़े थोड़े चीजों से हर जगह से मिलवा चुका हूँ। हर चीज याद रखें, एक टीचर वही होता है जो टाइम टाइम पे हर चीज दे। मैं चाहता तो अगर एक ही चीज आपको उतार देता, तो आप ऐसे कहते यार अगर अपना मुगल ही इतना बड़ा है तो मैं कितने क्वेश्चन याद करूं। तो मैं आपको चाहता हूं कि चीजें टूट टूट कर आपको याद हो और दिमाग में सेट हो। सीढ़ी एक एक स्टेप से ही चढ़ी जाती है। अगर छत पे जाना है आपको तो एक एक सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको ल्यूसेंट या हिस्ट्री जाननी है तो एक एक स्टेप होगा, और ये मेरा तरीका है, इसी तरीके से मैंने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, याद होगा हमेशा। अब हम थोड़ा मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मराठा साम्राज्य, मराठा राज्य संघ की स्थापना
किस पेशवा के समय हुई थी? देखो पेशवा होते थे, याद रखना है मराठों में। सबसे पहले करी थी बालाजी विश्वनाथ ने, इस बात को याद रखेंगे। मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने करी थी। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त करा था? वो करे थे देवगिरी के जो यादव थे, उनके अधीन रहते थे पहले ही, तो उन्होंने अनुभव प्राप्त करा। कहा जाता है ना कि अनुभव पहले लें उसके बाद खुद का कुछ करें। इसी तरीके से जो गुरिल्ला युद्ध था, देखो सबसे ज्यादा फेमस युद्ध था गुरिल्ला, इन्होंने करा था शिवाजी ने। किसने शुरुआत करी थी गुरिल्ला युद्ध की? छत्रपति महाराज शिवाजी ने। आगे क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। जो प्रधानमंत्री होता था उन्हीं को पेशवा कहा जाता था। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। देखो मैं अब आपको अंग्रेजों के बारे में इसलिए पहले बताया, अगर मैं डायरेक्ट आपको मराठाओं पे लेकर के आता, आप कहते कि यार मराठाओं के टाइम पे अंग्रेज कैसे आ गए? इसलिए देखो पहले अंग्रेज आ चुके थे, जब मराठाओं का टाइम चल रहा था तब अंग्रेज भी आपके आ चुके थे। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजों से ही मराठाओं का युद्ध होता था। मराठा कभी मुगल से लड़ते थे, कभी अंग्रेजों से लड़ते थे। भारत पे बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा था उस टाइम पर, इसलिए मैं आपको सबसे मिलवा चुका हूं। देखो शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, बिल्कुल याद रखें। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था रायगढ़ में, इस क्वेश्चन को भी याद रखें। पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने दी थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी, जहां पर उनका राज्य अभिषेक हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट ना भूले। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1576 और तीसरा 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई थी। इस बात को भी याद रखें। इसके बाद से मतलब जो मराठा साम्राज्य था उसका पतन शुरू हो गया था। शिवाजी सबसे अधिक किसके प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? उनकी माता जीजाबाई से। इस बात को याद रखेंगे। अष्टप्रधान, देखो नवरत्न के बारे में आपने सुना था, अब अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के में। याद रखेंगे अष्टप्रधान परिषद जो थी किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे दादाजी कौंडदेव। ऐसे याद रख लेंगे कि जो राजनीतिक के गुरु थे वो थे कौंडदेव थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये थोड़े से जो मराठा साम्राज्य थे उनमें थोड़े से कमजोर पेशवा रहे हैं। इनके बाद से जो मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, ये किस में हारे थे? मैं आपको बताता हूं। ये एक तो पानीपत के तीसरे युद्ध में भी हारे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, और क्या था, इनके बाद इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को भी स्वीकार किया था। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरेजमी प्रथा किससे संबंधित है? जो सरेजमी प्रथा है वो संबंधित है आपकी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खां को, अफजल खां को जिन्होंने मार दिया था शिवाजी ने। याद रखना है बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर का एक सुल्तान था, उन्होंने एक सरदार को भेजा था अफजल खां, जिनको उन्होंने बोला था कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर के आओ मेरे सामने। तो अफजल खान को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? याद रखना है मुगलों ने इनको कैद कर लिया था, वो भी धोखे से। याद रखना है इस बात को। तो उस समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल में थे, पर ये बार बार भाग जाते थे। इस बात को याद रखना है। बहुत बहुत बहादुर थे हमारे शिवाजी बाजीराव। ग्वालियर राज्य की स्थापना करी थी जीवाजीराव सिंधिया ने। याद रखें ग्वालियर राज्य की स्थापना करी थी, ग्वालियर जो पंजाब में है उसकी स्थापना करी थी जीवाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने, क्योंकि बहुत बहादुर थे ये पहाड़ों पर रहते थे इसलिए पहाड़ी चूहा। और साहसी डाकू, ये डाकू की तरह हमला करते थे। डाकू तो उन्होंने इनकी बेस मतलब एक तरीके से इनको बोला था, परंतु ये साहसी बहादुर बोल सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि इन्होंने छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध नीति ये सब इन्होंने अपनाई थी। अपने दुश्मनों को बचने नहीं देते थे ये। शिवाजी औरंगजेब ने के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? 1666 में, जब इनको कैद कर लिया गया था। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। याद रखना इस बात को।
शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनका सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसे कहते थे सुमंत। सुमंत कहते थे कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान में से एक होता था सुमंत, जो कि जो विदेशी मामले होते हैं उनकी देखरेख करता था। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? सेनापति। इस बात को भी याद रखें, सर ए नौबत सेनापति को कहते थे। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? वो थे रघुनाथ राव। इन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। और एक क्वेश्चन और, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? वो थे महादाजी सिंधिया ने। इस बात को भी याद रखें, भूले ना। अगला क्वेश्चन देखें, जैसा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। ठीक है। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? मराठी भाषा को। एक बात याद रखेंगे, जो पेशवाओं की भाषा थी वो मराठी भाषा थी। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? देखो, जय सिंह को इसलिए भेजा क्योंकि देखो ये चाहते थे कि हिंदू ही हिंदू से लड़े, तो इसलिए औरंगजेब ने क्या करा, शिवाजी के से लड़ने के लिए जय सिंह को भेज दिया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता रायगढ़ में, जो उनकी राजधानी थी। इन्होंने 2 कर लगाए थे, चौथ और सर देशमुख, याद रखना है। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? वो हुई थी हैदराबाद के निजाम और बालाजी राव विश्वनाथ के बीच में। बालाजी बाजीराव के मध्य, याद रखेंगे। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। ये 2 युद्ध और आप याद कर लें। तो फ्रेंड, अब मैंने आपको पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ा दिया। देखो, मराठा साम्राज्य मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। मराठा साम्राज्य के बाद क्या है ना, मराठा साम्राज्य से पहले हमें मुगल साम्राज्य पढ़ना होता है, जिसकी मैंने आपको एक झलक दे रखी थी। एक झलक मैंने आपको दिखा रखी है मुगल साम्राज्य की। ऐसा नहीं है कि मैंने मुगल साम्राज्य कम से कम आपको 100 से 120 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अब मैं आपको मुगल साम्राज्य का बिल्कुल निचोड़ करवा देता हूं, जो इसका अगला टॉपिक है। ये मैंने इसलिए पहले दिया क्योंकि मैं चाहता था कि अब लगातार अगर एक ही चीज करते रहेंगे तो आप सोचेंगे कि यार मुगल ही मुगल करे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले मराठा साम्राज्य पढ़ाया और होपफुली आपको वो अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं मुगल साम्राज्य की ओर, जो कि बहुत अच्छा है। फिर हम सूफिया आंदोलन, भक्त आंदोलन को भी एक साथ पढ़ेंगे और अपना लगभग हिस्ट्री के अंत पर आ जाएंगे। फिर हमारा बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इतना सा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी और संघर्ष, बस इतना सा बचेगा। तो चलिए मुगल साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शेरशाह। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं इसलिए दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? बिलग्राम का युद्ध जीता था, किससे? हुमायूं से। तो शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना करी। बिलग्राम युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। अकबर के समय भारत में प्रसिद्ध महिला शासक रानी दुर्गावती थी। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह मुबायिन है। बिल्कुल पढ़ा चुका हूं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना कहे कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ये रिवीजन हो रही है आपकी और फिर अब नए क्वेश्चन भी आना शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे। किस इतिहासकार ने शाहजहां को काल के मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। जाब्ती प्रणाली का जन्मदाता शेरशाह सूरी था। जाब्ती प्रणाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्य की कुशलता। बता चुका हूं, याद करें। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच कंधार के पीछे हमेशा झगड़ा रहता था। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। याद रखना है, अकबर ने पंचमहल बनवाया था जो कि बौद्ध विहार की तरह दिखती है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? कचवाहों की कन्याओं के साथ, याद रखना है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहां से मिला? पारसियों ने। आप चाहें तो इसको स्पीड में देख सकते हैं, आपको आते हो तो आप देख पा रहे होंगे, मैं खुद ही स्पीड में करवा रहा हूं। मुगलों को नौरोज का त्योहार मिला पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। याद रखना है इस बात को आपको। अनवर ए सुहेली ग्रंथ रचना है पंचतंत्र की, जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, इनका असली नाम रामतनु पांडे था। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की।
और महाभारत का फारसी में अनुवाद करा था अकबर ने। इतना क्वेश्चन अब आप पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपका क्वेश्चन ऐड होने शुरू हो गए हैं मुगल से ही। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? फैजी के निर्देशन में। याद रखना है, फैजी के निर्देशन में हुआ था। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खाने खाना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जो कि नहीं हो पाया। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत। धर्मत का युद्ध 1628 में हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, जो कि दोनों भाई थे। आपको क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ रिवीजन करते हुए फटाफट आगे बढ़ते रहिए, मैं जैसे बढ़ रहा हूं। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मुक्का कहा जाता था? सूरत को। एतमाद उद दौला आगरा में है। किसका मकबरा है? नूरजहां ने बनवाया था। और किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां के पिताजी का मकबरा है। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वो था मेवाड़, जो कि कभी स्वीकार नहीं करी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेर शाह ने। याद रखेंगे। अकबर को याद रखना है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अकबर ने कथा भरनी वाणी की उपाधि दी थी तानसेन यानी रामतनु पांडे को। अंतिम रूप से याद रखें आपको एक बात, जब भी एक क्वेश्चन करें तो पुराने क्वेश्चनों को अपने हिसाब से रिवाइज करते चलें। जैसे अकबर, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, तो मैं बोलता हूं साथ में, जिससे दोबारा मेरे को याद करने ना पड़े। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया का समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। रंगीला बादशाह कहा जाता था इन्हें। जो चित्रकला का शत्रु है मेरा शत्रु है, जहांगीर ने कहा था। आगे चलिए। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 1483 फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, आगे चलिए। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मोदी राय के बीच में। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी बाबरनामा। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध है? बाबर। दीन परहा नगर की स्थापना हुमायूं ने करी थी। एक साथ सारे क्वेश्चन। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? हुमायूं। पानीपत का दूसरा युद्ध विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। याद रखना है, पानीपत के दूसरे युद्ध में। फतेहपुर सीकरी में देखो, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? जिसमें पराजय हुई थी आपकी विक्रमादित्य यानी हुमायूं की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी गुजरात में है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने पहली बार फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और आपको बता दूं, गुजरात में ही पहली बार अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा था। बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ था 1575 में। भानुचंद्र चरित्र की रचना सिद्धचंद्र ने करी थी। इलाही संवत की स्थापना अकबर ने करी थी। आगे चलिए। दास प्रथा का अंत करा था 1562 में अकबर ने। दास प्रथा का अंत कर दिया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण करी थी। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करा था? जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर बनवाई थी? किसने बनवाई थी? किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। याद रखेंगे, न्याय की जंजीर सोने की थी वो भी। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, जो कि नादिर शाह जीत करके ले गया था अपने साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे थे, इस बात को ना भूलें। गंगा लहरी नामक रचना किसके काल में हुई थी? शाहजहां के काल में हुई थी। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? वो थे औरंगजेब। आगे चलिए। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन का कलेक्शन है एक जगह, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुगल जो भी था वो अलग पड़ा रहे, कहीं पर मुगल वंश के बारे में कुछ भी था वो अलग ना रहे। अब एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों के सामने है। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहां पर था? सासाराम, बिहार। सासाराम में, याद रखना है। नगीना मस्जिद आगरा में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये चीजें सब इग्नोर करके चलते हैं। और आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। किस शासक के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हुई थी? औरंगजेब, जिसके सेनापति सबसे ज्यादा हिंदू थे। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली लेकर के आए और शाहजहाबाद नगर की स्थापना करी? वो थे शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था 1495 में। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। फरगना का शासक था इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो कि फरगना के राजा थे। फिर बाबर बैठा 1495 में, फिर भारत पर आक्रमण करने लगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण करा था। पहला आक्रमण करा था उन्होंने 1519 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर ने भारत पर करा था, महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो किस किस के बीच में होता पानीपत का युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करा था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे चलिए, मुबायिन नामक जो पदय शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को। मुबायिन मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर ही है, इस बात को ना भूलें आप लोग। खानवा का युद्ध 1527 में होता राणा सांगा और बाबर के बीच में। ये रहा अगला क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। हुमायूं गद्दी पर 2 बार बैठ चुका है, 1530 में भी बैठा था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। चौसा का युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच में होता? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, इस बात को ना भूलें। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। वो एक किले को, शायद कलिंजर के किले को जीत रहे थे, तो उस वक्त तोप के फटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस बात को आप याद रख लें, ये क्वेश्चन बिल्कुल ना भूलें। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे, देवरा का, चौसा का, बिलग्राम का और सरहिंद का। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी थी, इस बात को भी याद रखेंगे। सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। इन्होंने शेर को एक बार से मार दिया था, इस वजह से इनका नाम शेरशाह सूरी रखा गया। बिलग्राम युद्ध के समय जो कलिंजर का शासक था वो कीरत सिंह था। उस किले को जीतने के चक्कर में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। शेरशाह के समय जो भू राजस्व दर थी वो क्या थी? उपज का 1/3 भाग। मतलब अगर आपने 300 रुपए कमाए खेती से तो आपको 100 रुपए राजा को देने होंगे, ये था वहां पर। मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेरशाह सूरी के। मलिक मोहम्मद जायसी। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने करा था। और आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, अब तक आया नहीं है, क्या पता आ जाए, कि भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड है, जीटी करनाल रोड है, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। विक्रमादित्य बोला जाता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। देखो अगला क्वेश्चन, और दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी। इलाही संवत की स्थापना भी अकबर ने ही करी थी। क्वेश्चंस ऐसे नहीं सुने हो जैसे पेपर में आएंगे बार बार ऐसे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक थे बीरबल। आप चाहें तो इसे 2 इंटू पे, 1.5 इंटू पे, 1.75 इंटू पे देख लें अगर आपको रिवीजन करनी है तो। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। इस बात को याद रखना है। कौन से सूफी संत अकबर, देखो एक तो सबसे प्रमुख विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, मनसबदारी प्रथा। और कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में जो लाल किला है उसमें जो लाई दरवाजा है और जो बुलंद दरवाजा है किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर। आगरा में लाल किला, आगरा में भी लाल किला है, एक दिल्ली में लाल किला है जो शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में लाल किला अकबर ने, लाई दरवाजा अकबर ने, और बुलंद दरवाजा जो कि गुजरात में फतेहपुर सीकरी के अंदर है वो अकबर ने बनवाए थे। अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने करी थी। मतलब चीजों का अनुवाद करना, मतलब फारसी से उर्दू में लिखना, और या मतलब तुर्की से उर्दू में या फारसी में लिखना, ये सब। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने करा था। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।
मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी, इस बात को भी याद रखेंगे। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? मैं बता चुका हूं पहले से ही, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर, जो कि सलीम, असली नाम था उनका सलीम और उपाधि मिली थी उन्हें जहांगीर के नाम से, तो किसके लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। और याद रखें, सोने की जंजीर होती थी तो इन्हें न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। मैं आपको नूरजहां के बारे में बता दूं, ये कोई सेनापति था उनकी या कोई मनसबदार था, उनकी क्या थी? ये बेवा थी, मतलब विधवा थी। तो ये किसी दिन, वैसे मतलब जो पुस्तक में या जहां से मैंने सुना है मैं वो बात बता रहा हूं आपको, कोई मेरा अपना ज्ञान नहीं है। तो ये जा रहे थे किसी, शायद उस मेले में से गुजर रहे थे या मार्केट में से, तो वहां पर इन्होंने देखा था और वहां पर देखने के बाद ये इनकी सुंदरता पे इतने मोहित हो गए कि इन्होंने इनके साथ विवाह कर लिया और इन्हें नूरजहां की उपाधि दे दी। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर को, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। समझ में आया? हिंदी साहित्य का, देखो ये लिखा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर को, अकबर के काल को, और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को। और आप बोल सकते हैं वास्तुकार के काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग जहांगीर ने बनवाए थे। आगरा में जो ताजमहल है, सबको पता है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आगे क्वेश्चन देखिए। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खान। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खान, याद रखना है। भगवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा सिकोह ने करवाया था भगवत गीता और रामायण का। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? जजिया कर को अकबर ने हटाया था। इस बात को याद रखेंगे। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। मतलब क्या होता था? मतलब ये था कि जो भी हमारे पूजनीय स्थान होते थे, जो भी देवी देवताओं के मंदिर होते थे, उनमें हमें में अंदर जाने के लिए हमें एक कर देना पड़ता था हिंदुओं को, जिसे जजिया कर कहा जाता था। जजिया कर को 1669 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लगाया था? औरंगजेब ने, जिन्हें बहुत क्रूर कहा गया है, याद रखेंगे। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकाम नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, जिससे वो जीते थे, वरना वो जीत भी नहीं पाते। कहा जाता है कि बाबर अपनी ताकत से ज्यादा अपनी सेना के बल से जीता था। इस बात को याद रखेंगे। भारत में जो जीटी रोड है, देखो पहले ही बता दिया मैंने, शेरशाह सूरी ने बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया है, जो कि दिल्ली में भी है, दिल्ली से गुजरता है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। आईने अकबरी। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन, असली नाम रामतनु पांडे। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखेंगे, द्वितीय लिखा हुआ है। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें रंगून भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह में भाग लेने की वजह से। उनको सजा हेतु रंगून भेज दिया गया था, एक पेंशन आधारित करके। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। ये भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन देखिए। जो रामचरितमानस है, उनके रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर। रामचरितमानस आपकी तुलसीदास ने लिखी है, वो भी अकबर के समकालीन ही थे। इस बात को याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य की, ये पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं खुद बता रहा हूं इस बात को। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी शाहजहां ने। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहां थी, आगरा में थी, फिर उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अकबर की युवा अवस्था में उनकी संरक्षा किसने करी थी? बैरम खान ने करी थी। इस बात को याद रखेंगे। बैरम खान ने उनकी अकबर की युवावस्था में संरक्षक थे, और इतना ही नहीं, उन्हें वो खान बाबा कहते थे, और उनकी पत्नी सलीम माँ बेगम थी, और उनके पुत्र वही थे जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। याद रखेंगे, बहुत बड़े विद्वान हैं वो भी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक सड़क
कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। बहुत बड़ी रोड है, शायद भारत की सबसे बड़ी सड़क मानी जाती है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब की पत्नी का है। दूसरा ताजमहल कहा जाता है। बहुत अच्छी बातें मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में करा था, याद रखें। अगला है आपके सामने, क्या है क्वेश्चन अगला, कि नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी कौन थे जिन्होंने शेरशाह वंश की स्थापना करी थी? सूरी वंश की स्थापना करी थी, माफ कीजिएगा, सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने करी थी। और इनका नाम शेरशाह एक शहंशाह ने रखा था जब इन्होंने अपनी चाकू के एक वार से पूरे शेर को मार गिराया था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया था? वो थे सिसोदिया वंश। इन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं करा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पंजाब से भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, याद रखेंगे इस बात को। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करा था राजा मान सिंह ने। देखिए कितनी विचित्र बात है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने भाग नहीं लिया था, अकबर की सेना गई थी और उस सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह, जो कि खुद भी एक राजपूत थे। और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? अकबर ने यही नीति अपनाई थी कि अपनों को अपनों से लड़ाना। तो राजपूत को राजपूत से लड़ाया किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह को किससे लड़वाया था? महाराणा प्रताप से। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहां से आपका पूरा मुगल वंश समाप्त होता है। मैंने सारे क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी और प्रैक्टिस भी करवा दी। अब हमें अगला करना है सूफी आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा ही जितना भी आपका इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी, कवियों के उपनाम, सिख और अंग्रेजों के बीच में जो हुआ भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो बच रहा है, वो सब कुछ करवा दूंगा। उम्मीद है आज अंत में इस वीडियो के आपको पूरा मुगल वंश समझ में आया होगा और जो काफी कुछ मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको इस क्लास में कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ पार्ट 4 में, जहाँ पर मैं आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा काल नहीं बचेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.